न्यूक्लियर एनर्जी, मास डिफेक्ट, तो ये सब पूछा जाएगा। तो उसमें पहला टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें सिलेबस में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया था, यानी डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस वो है रदरफोर्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट इन 1911। उन्होंने डिस्कवर किया। तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या है, उसमें इन्होंने एक थिन गोल्ड पाइप लिया था और उस पर अल्फा पार्टिकल, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएट होने वाले अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, और जो उससे पास होने वाले अल्फा रेज थे या अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ही क्या है, अल्फा रेज है, उनका उन्होंने डिटेक्शन किया स्क्रीन पर, और जो रिजल्ट उनको मिले उसी को बाद में उस रिजल्ट को ही एज ए एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, या उसमें कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए जिसको कहा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नहीं, पढ़े हैं। तो क्या था कुछ बताइए, एक्सपेरिमेंट उनका क्या है, क्या रिजल्ट मिले थे? हाँ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? जो जैसे ये देखिए एक लेड स्लिट है, ये है लेड स्लिट, इसमें एक नैरो होल है और इसके फ्रंट में यहां पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो यहां ये है रेडॉन, रेडॉन है, अल्फा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, या वैसे ही लिख दे, यहां से एमिशन होगा अल्फा का, तो अल्फा रे यहां से एमिट होंगे, और ये थिन होल है, ये एक स्क्रीन है या स्लिट आप कह सकते हैं, स्लिट है ये, इससे ये लेड स्लिट है, पीवी स्लिट, इससे फाइन अल्फा रेज पास होते हैं, बहुत थिन। तो ये कहां पर इंसिडेंट होंगे, गोल्ड पाइल्स पर, थिन गोल्ड पाइल्स पर, जिसको वैक्यूम चैम्बर में रखा गया था। इसमें एक वैक्यूम चैम्बर में थिन गोल्ड पाइल्स रखा गया, इस पर ये रेज स्ट्राइक होते हैं। ये है गोल्ड पाइल्स ऑफ 10 to the power -8 मीटर थिक, इतने थिकनेस का गोल्ड पाइप है। तो इससे जो रेज निकलती हैं इनका ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। तो क्या ऑब्जर्वेशन किया कि ज्यादा से ज्यादा रेज जो है बिना किसी डेविएशन के पास होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल या 90 डिग्री के आसपास डेविएट होते हैं, और ऐसे रेयरेस्ट हैं जो रिबाउंड होते हैं। 8000 में केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो रिबाउंड हो। तो उससे उन्होंने जो रिजल्ट निकाले, उसी रिजल्ट को फिर उन्होंने पोस्टुलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसको कहा गया एटॉमिक मॉडल।
तो ज्यादा से ज्यादा रेट जो है ये विदाउट डेविएशन पास होते हैं, और कुछ का इस पाथ से, जो इनका पाथ होता है, इससे कुछ स्मॉल एंगल से डेविएशन होता है। और यहां पर एक फोटो सेंसिटिव जिंक कोटेड स्क्रीन है, जिंक सल्फेट जेडेनियस कोटेड स्क्रीन है। इस पर इन्होंने, जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होता है तो फ्लैश जनरेट होता है, चमक उत्पन्न होता है। तो उसका इन्होंने डिटेक्शन किया, जो चमक उत्पन्न हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन लिया। उन्होंने ये देखा कि कुछ जो है रिबाउंड होते हैं। तो फिगर थोड़ा सा यहीं पर बनाना चाहिए उसको, ये जो पार्ट है इसको हम यहीं पर बनाते हैं। वैक्यूम है और ये गोल्ड पाइप्स है, 10⁻⁸ मीटर थिक। तो ये ओनली 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंड, बहुत कम होते हैं जो रिबाउंड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल pass through the files straight, इसमें कोई डेविएशन नहीं रहता है। और जो फ्यू है, फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इससे जो ऑब्जर्वेशन मिला इसी को फिर उन्होंने पॉस्टुलेटेड फॉर्म में लिखा, उसी को कहा गया एटॉमिक मॉडल। ये एक रफ आइडिया है कि कैसे उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, तो और उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो पहले बनाइए थोड़ा सा, फिर लिखवा देते हैं।
ये देखिए दो और हमने बनाए, ये बाद में उनका असेसमेंट था। ये जो फिगर बनाया गया, इससे उन्होंने जो रिजल्ट पाए उससे उन्होंने ये असेसमेंट किया था कि सेंटर में एक ऐसा डेंस मीडियम है जिसकी साइज बहुत छोटी है और उसमें होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और अबाउट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड in the small region 10 to the power minus small region of order 10 to the power minus 14 meter called nucleus। ये इन्होंने बताया था। तो ये वही है पिक्चर, इस तरह उन्होंने दिखाया कि सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रीजन है छोटा सा, और इसमें क्या है, इसमें पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज है और तो अबाउट होल मास ऑफ द एटम भी इसी में कंसंट्रेटेड है। इसी को कहा गया न्यूक्लियस। और इसकी साइज का जो ऑर्डर है एक्सपोनेंट 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर का है। एटम जो है बहुत बड़ा है उससे, एटम इज अबाउट 1 लाख टाइम्स बिगर देन द न्यूक्लियस, और उसकी साइज कितना है, अबाउट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर ऑर्डर का है। तो 10 टू द पावर एक फर्मी बाद में लिया गया उसकी साइज को, एक फर्मी का मतलब 10 टू पावर माइनस 15 मीटर और एटम की साइज को 10 टू पावर माइनस 10 मीटर वन एंगस्ट्रॉम। तो पावर का कितना फर्क है, 10 टू पावर 5 का, यानी 1 लाख टाइम्स। तो इसका मतलब जो होल एटम की जो साइज है उसका केवल 1 लाख टाइम्स जो है स्मॉलर है सेंट्रल पार्ट, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ज्यादातर रीजन क्या है, फ्री है, जिसमें डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर पाथ में उनका रिवॉल्यूशन होता है और रिवॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे मिलता है। तो ये उनका प्रपोजल था, किसका, रदरफोर्ड का। और इसी प्रपोजल को एटॉमिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा गया। और एक फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऐसा था जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था एटम के बारे में। हालांकि कंप्लीट तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट अभी भी हिडन थे कि न्यूक्लियस में क्या क्या पार्टिकल्स होंगे। बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसका कंपोजिशन बाद में बताया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। पहले तो पॉजिटिव चार्ज केवल उस समय पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कवर हो पाया था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई और 1911 में उन्होंने पॉस्टुलेट किया था। तो ये उनका अप्रोक्सीमेशन था कि एटम के बारे में उन्होंने जो बताया वो ये रिजल्ट थे। लेकिन बाद में इसमें कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई दिए। ये क्या हमने बनाया है, ये एक ग्राफ ऐसा है जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से जो डेविएट होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा का पार्टिकल डेविएट थ्रू पर यूनिट एरिया कह सकते हो, जितना उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है पर यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं मोर देन 1 डिग्री। कितने होते हैं, अबाउट 0.14%। केवल 0.14% ही ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट होंगे, बाकी अनडेविएटेड होता है। इसका मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता था। तो ये उसके बीच का ग्राफ है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डेविएशन है वो बहुत कम पार्टिकल्स का है, और वो हमने यहां लिख दिया है। कितना परसेंट है, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट थ्रू एंगल मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा पर डेविएट, बाकी का कोई डेविएशन नहीं होता अप्रोक्सीमेट। तो इसी से उन्होंने पूरे एटम के लिए जो रिजल्ट दिया था वो है। तो क्लियर है जितने हमने बना। हाँ, कहां पर, डेविएट्स थ्रू एंगल मोर देन 1 डिग्री।
ये जो डेविएशन हो रहा है यहाँ पर थीटा एंगल से, तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन था? एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, इसके प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू यूनिट एरिया, थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो उसके लिए उन्होंने सिर्फ थीटा और एन थीटा में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये इस तरह का रिजल्ट मिला। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डेविएट हो रहे हैं मोर देन 1 डिग्री वो अप्रोक्सीमेट किया, और ये बताया कि केवल 0.14% ऐसे होते हैं जिनमें 1 डिग्री या उससे ज्यादा का डेविएशन है, बाकी में कोई डेविएशन नहीं। ये रिजल्ट था। क्लियर हो गया ये? लिखिए इन 1911 रदरफोर्ड RUTHERFORD है, रदरफोर्ड postulated in 1911 Rutherford postulated an atomic model on the basis of alpha particle scattering experiment. In this experiment, a thin gold piles of thickness about 10 to the power minus 8 meter is bombarded by alpha rays emitted with a radioactive element radon. The observation obtained नंबर 1 लिखिए, the beam of alpha particles ब्रैकेट में लिखो अल्फा रे scattered in various directions. Number 2,
most of the alpha particle passed through the coils without any deviation. Shows that huge space in the atom is vacant. Huge space in the atom is vacant. Next लिखिए, next points. Only few alpha particles deviate through large angle according to the relation ये लिखिए n theta proportional to 1/sin to the power 4 theta by 2. where n theta is the number of alpha particles passes per unit area through the coils at certain angle theta. And approximated that only, ये सब नंबर याद रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है कि कितना लगभग है, कभी कभी यही सब पूछा जाएगा. क्या लिखा है? अप्रोक्सीमेटेड है only 0.14% of alpha particle deviates through the angle more than 1 degree. नंबर नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट होगा ना, लिखिए ओनली 1 in 8,000 alpha particles rebound or deviate through large angle more than 90 degree. अब देखिए 4 पॉइंट हमने लिखवा दिए. ये जो रिजल्ट आया था उसी से उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया है. एक्चुअली जो रिजल्ट आया उसमें क्या रिजल्ट आया, उन्होंने ये देखा कि ज्यादा से ज्यादा
अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के पास होते हैं कि नहीं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग एटम का कैसा है, वैक्यूम, यानी अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसका मतलब बीच में कोई बाधा नहीं है, तो खाली है। ये अप्रोक्सीमेट किया उन्होंने। ये ऑब्जर्व किया कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ एंगल से डेविएट होते हैं। फिर उन्होंने सर्टेन एंगल पर यूनिट एरिया से जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया से जो पास होते हैं, जिनका डेविएशन होता है एंगल में, और उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उससे ही अप्रोक्सीमेशन निकाला कि केवल 0.14% ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट होते हैं, तो परसेंटेज उनका बहुत कम है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ऐसे एक केवल अल्फा पार्टिकल होगा 1000 अल्फा पार्टिकल में, जो या तो रिबाउंड हो जाता है, नहीं अपने पाथ को रिट्रेस करता है, या 90 डिग्री से ज्यादा, 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच क्या होता है, डेविएट होता है। 180 माने रिबाउंड हो जाना, ऐसे गया 180 माने वापस आना, और या 90 से ज्यादा 120, 130, 140 से डेविएट होते हैं। तो इससे उन्होंने क्या निकाला, जो रिजल्ट आए, ये तो ऑब्जर्वेशन था, इसी रिजल्ट को उन्होंने एज ए एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, और वो पोस्टुलेट ही है। उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए उन्हीं को कहा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसमें ये रिजल्ट उन्होंने लिया, ऐसा एक पिक्चर अप्रोक्सीमेट किया, और उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही डेंस है, जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और अबाउट होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड है, और इसका साइज इतना छोटा है, यानी इसका जो साइज है उसका ऑर्डर अबाउट 10 टू द पावर -14 मीटर टू 10 टू द पावर -15 मीटर है। तो बहुत छोटा है ये, जिसको 1 फर्मी माना गया। ज्यादातर स्पेस इसके चारों तरफ वैकेंट है, उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये उन्होंने बताया। और उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। तो रिवॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहां से मिलता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। पूरे एटम का साइज क्या होता है, अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी इतना छोटा एटम की साइज होती है। न्यूक्लियस के साइज अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मास नंबर। वो उन्होंने केवल ऑर्डर बताया था कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है। क्लियर है, लिखिए। हाँ है? कौन इलेक्ट्रॉन, कहाँ इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का कहाँ प्रश्न है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाँ ये तो बताया ही था। और घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, ये भी बताया था, और वो सही भी है। उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं था। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखा गया तो ये पाया गया कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा एनर्जी का रेडिएशन करता है। तो ड्रॉबैक्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स इसमें निकल करके आए बाद में, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लेन नहीं किया, यानी इस मॉडल से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये था। तो वो दो है, एक है स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी एटम कैसे स्टेबल रहता है और कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। ये दो चीजों को
ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है, तो उसी को कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर आया समझ में? अभी उसको हम बताएंगे। ये इतना हो गया, समझ में आया इतना कि नहीं? अब देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखिए, अभी तो एक्सप्लेन कर ही दिया को। रिजल्ट ऑब्टेन्ड in alpha particle scattering experiment, in alpha particle scattering experiment, postulated as an atomic model, called Rutherford atomic model, लिखिए नंबर 1, at the center of the atom, there is a very small of size of order 10 to the power minus 14 meter, of size of order 10 to the power minus 14 meter, contains whole positive charge and about whole mass of the atom called nucleus. Whole mass of the atom called nucleus. न्यूक्लियर के डिस्कवरर कभी कभी पूछा जाता है, तो डिस्कवरर कौन है? रदरफोर्ड है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया? कुछ लोग गोल्डस्टीन कहते हैं, कुछ लोग रदरफोर्ड कहते हैं। नया क्या? पुरानी किताबों में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात गोल्डस्टीन ने ही किया था, लेकिन वो फ्री प्रोटॉन को एटम से अलग नहीं पाए किसी रिजल्ट में, किसी प्रकार के, ना तो एक्सपेरिमेंट में ना थ्योरेटिकली प्रूव कर पाए कि ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करके
फ्री प्रोटॉन प्राप्त किया था इन द एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए रदरफोर्ड ही माना जाता है। हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है प्रोटियम में, तो आयोनाइज हो गया तो क्या बचा, न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन ही बचता है। तो उसका उन्होंने डिस्कवरी किया था विद द एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए जो डिस्कवरर है वो किसको माना जाता है, रदरफोर्ड को, गोल्डस्टीन को नहीं माना जाता है। उन्होंने केवल कंसेप्ट दिया था कि ऐसा एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन फ्री पार्टिकल ऐसा निकाल पाना या किसी तरह के एक्सपेरिमेंट में दिखा पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए रदरफोर्ड ने जब वो करके दिखाया तब वो माना गया कि हाँ ये, इसीलिए उनको डिस्कवरर माना जाता है प्रोटॉन का, कि नहीं। एक हो गया। नंबर 2 लिखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस around the nucleus is vacant, in which negatively charged particles electron revolving around the nucleus and required centripetal force is obtained by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, are exactly equal to number of positive charged particles in the nucleus. Number of negatively charged particles electrons are exactly equal to the number of positive charged particles in the nucleus. Hence the whole atom is electrically neutral. पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट लिखिए, द साइज ऑफ एटम is of order 10 to the power minus 10 meter. 10 to the power minus 10 meter, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये रिजल्ट उन्होंने दिए थे। ये पास्टुलेट ही है, उस समय जब उन्होंने दिया था तो वो पास्टुलेट ही था। अब कहा ये थ्योरी किन किन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दिया, मैक्सवेल ने।
और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करता है या क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर एक्सिलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और वो एनर्जी का कंटिन्यूअसली रेडिएशन भी करेगा। कंटिन्यूअस एनर्जी का रेडिएशन करेगा। ये किसने किया? मैक्सवेल ने प्रूव किया था। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा हो तो वो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही है, और सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है कि नहीं है। तो इसका मतलब इन द एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो एनर्जी निकालता रहेगा, एनर्जी का रेडिएशन करता रहेगा। तो अगर वो कंटिन्यूअस एनर्जी का रेडिएशन करे तो उसका जो रेडियस है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और एट लास्ट वो न्यूक्लियस से जाकर के कोलाइड होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ समय बाद एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कि ये स्टेबल नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो स्टेबल होते हैं, उनका एमिशन होता है जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता जाए और ये न्यूक्लियस से जाकर के कोलिजन करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये जो रिजल्ट था, ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे स्टेबल रहता है। फिर दूसरा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रेडिएशन कर रहा है एनर्जी का, तो हर एक वेवलेंथ का एमिशन होगा एटम से, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस होगा। सारे वेवलेंथ मिलेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। जबकि जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम देखा गया, एक्चुअल एमिशन स्पेक्ट्रम एटम का जो मिला, उसमें कुछ डेफिनेट लाइंस होती है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। तो ये मॉडल उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो ड्रॉबैक्स है, ये दो ड्रॉबैक्स है। तो मेन यही है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब कुछ लोग कहते हैं कमियां, हिंदी में क्या है? कमियां है। तो मॉडल की कमियां है, इस मॉडल में क्या कमी है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो है कि नहीं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक नया मॉडल नील बोर ने प्रपोज किया। वो भी प्रपोजल ही था, वो भी पास्टुलेट थे, जिसमें उन्होंने 3 पास्टुलेट लिए। और उन्होंने कहा तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें सारे जो दिए गए हैं पास्टुलेट वो सब क्यों है। उन्होंने कुछ एडिशनल चीजें उसमें जोड़ा और ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो कहीं ऐसे रैंडम नहीं होते, कुछ डिफिनिट एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, उन्हीं में रिवॉल्व करते हैं। और उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है, उसको कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट। और उसको प्रूव भी किया गया कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम
एच बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी NH अपान 2 पाई हो। तो n है आर्बिट नंबर या उसी को बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया। और एनर्जी का रेडिएशन वो कब करेगा, जब वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसको रेडिएट करेगा एज ए फोटॉन, एज ए सिंगल फोटॉन या क्वांटा। तो ये था जब उन्होंने नील बोर ने इस मॉडल से आगे एक प्रपोजल दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम में रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी का रेडिएशन कब नहीं करेगा, वो इन्होंने बताया। तो अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा, वहां से वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं किया, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। कब मिले, जब वो किसी अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो एक डिफिनिट वेवलेंथ का फोटॉन रेडिएट करेगा और एक डिफिनिट स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो इसीलिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा रहेगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जो एक्चुअल में होता है, तो नील बोर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके बेसिस पर फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। वो पोस्टुलेट ही था, लेकिन उसके बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से एक्चुअल स्पेक्ट्रम जो मिलता है हाइड्रोजन का, उस थ्योरी के बेसिस पर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया। तो इसीलिए मॉडल को सही माना गया, यहां ऐसा ही कुछ होता है। बाद में फिर ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो एक लाइन मिलती है वो एक ग्रुप ऑफ लाइन होती है, सिंगल लाइन नहीं होती। उसको फिर वो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर एक नया मॉडल आया कि एक एनर्जी ऑर्बिट में कुछ सब एनर्जी ऑर्बिट होते हैं, जिसको समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता वैसे वैसे उसमें चेंजेस, जैसे जैसे इन्वेंशन होता जाता है नई नई चीजों का, वैसे वैसे थ्योरी में भी चेंज आ जाता है। साइंस में या फिजिक्स में कोई चीज स्टेबल नहीं रहता, हमेशा बदलता रहेगा। जैसे आगे डिस्कवरी हो जाएगी कुछ नया, बदल जाएगा। पहले था कि दो ही पार्टिकल एटम में है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। फिर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, तो ये माना गया कि 3 पार्टिकल्स हैं। अब बहुत सारे और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिनको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं कि नहीं। चलिए लिखिए, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, ड्रॉबैक में नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। देखिए, दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन, this model fails to explain stability of whole atom. According to, देखिए, according to electromagnetic wave theory, according to electromagnetic wave theory, every accelerated charge particle, every accelerated charge particle, every accelerated charge particle radiate energy continuously, लगातार, radiates energy continuously. By this theory, revolving electron in the atom, revolving electron in the atom around the nucleus radiates energy continuously
around the nucleus radiates energy continuously, then its radius goes on decreasing and after some time electron collide with the nucleus and destroy. तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कि एटम जो है वो स्टेबल पार्टिकल नहीं है ना। लिखिए, देन द होल एटम becomes an unstable particle। इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा एटम ही अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल पार्टिकल। नंबर 2 लिखिए। अब वो है फिगर, देखिए ये हुआ होगा जैसे एक सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसमें वो रहेगा नहीं। जब ये मोशन करेगा तो जब एनर्जी का रेडिएशन करता रहेगा तो एट डिफरेंट स्टेज वो हर एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो रेडियस भी कम होता जाएगा, और जब रेडियस कम होता जाएगा तो वो क्लोज न्यूक्लियस के पास होगा और बाद में कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद एटम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वो सब एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये रिजल्ट था। और अगर ऐसा है तो स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा? उसमें तब ऐसा ही स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें सभी वेवलेंथ अवेलेबल होंगे, पूरा ब्राइट होगा। जो इसे स्पेक्ट्रम मिलेगा ऐसे ब्राइट बैकग्राउंड मिल जाएगा डार्क शीट पर, तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको कहा गया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, लेकिन जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है वो ऐसा होता है कि जिसमें कॉन्टिन्यूअस लाइनें नहीं होती हैं, कुछ डिफिनिट एनर्जी के या कुछ डिफिनिट फ्रीक्वेंसी के या डिफिनिट वेवलेंथ की ही लाइनें होती हैं, बाकी लाइनें प्रेजेंट नहीं। तो ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये अगर कॉन्टिन्यूअस ऐसे ब्राइट हो गया तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसमें जब सभी एनर्जी का रेडिएशन होगा तब ऐसे स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब ऐसा कब होगा? जब डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का या डिफिनिट वेवलेंथ का फोटॉन एमिट होगा तभी ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। तो एक्चुअल स्पेक्ट्रम ये है, जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो ये मॉडल उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिखो सेकंड, दिस मॉडल fails to explain the line spectrum because according to electromagnetic theory, continuous spectrum is obtained due to emission of
continuous spectrum is obtained due to emission of all possible wavelengths from the atom. यानी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। और होता क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या लिखे दूसरे में? पूरा शुरू में क्या लिखा? हाँ, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? और उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या आएगा? वो कंटिन्यूअस आएगा, है ना। तो ये मॉडल उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब दूसरा इसमें है बोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो मेन पार्ट है। बोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो इसमें इन्होंने 3 पोस्टुलेट लिए थे। और क्यों लिया उन्होंने? वो जो ड्रॉबैक आ रहा है उसी को सॉल्व करने के लिए लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मॉडल, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रल पार्टिकल उस समय था नहीं जब इसका एक्सप्लेनेशन आया। तब आया 1913 में, 1911 में रदरफोर्ड मॉडल, और 2 साल बाद ये आया बोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि कुछ डिफिनिट एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और उसमें रिवॉल्व करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता, ये उन्होंने कहा। तो इसी को पहले के यल यम यल, या इसमें फिर नंबर एक अलॉट हुआ जिसको कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो होता है n1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे और भी होंगे, है ना। तो उन्होंने ये कहा पहला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम कहीं नहीं रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, कुछ डिफिनिट एनर्जी के सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, जिसमें रिवॉल्व करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता। उनको क्या कहा गया? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहा गया? स्टेशनरी। लिखो इन 1913 नील्स बोर, NIELS, नील्स बोर 1913 में नील्स बोर takes 3 postulate, takes या स्टेट लिख सकते हो, स्टेट 3 postulate to solve the drawbacks of Rutherford atomic model, to solve the drawbacks of Rutherford atomic model। क्या लिया? 3 postulates। नंबर 1 लिखो, electrons revolving around the nucleus in definite energy orbits,
orbits in which they never radiate energy, in which they never radiate energy, called stationary orbit। तो पहला पास्टुलेट तो स्टेशनरी ऑर्बिट का, पहला दूसरा तीसरा नहीं फिट होता है, 3 पास्टुलेट है, किसी को कभी लिख सकते हो। कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। नंबर 2 लिखिए, दूसरा क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्विंग in those circular orbits in which their angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi, h by 2 pi, ये तो वही है प्लैंक कांस्टेंट है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ, और लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये है दैट इज एम वी, ये लीनियर मोमेंटम है, आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेर n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on are orbit number and called principal quantum number। अब ये कैसे आया जानते हो, बाद में इसको प्रूव भी किया गया। कहां से, बाई डी ब्रागली हाइपोथेसिस। भाई वो तो 27 में आया था ना, और ये कब का है, 13 में ही आया। तो कैसे प्रूव किया उन्होंने, जो h बाई एम वी है वही लैम्डा है। h बाई एम वी क्या है, डी ब्रागली वेवलेंथ लैम्डा। तो h बाई एम वी इक्वल टू, h बाई एम वी लिखोगे तो 2 पाई आर, और यहां क्या है, n है। तो इसका मतलब जो 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस, और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, वेवलेंथ, डी ब्रागली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यानी डी ब्रागली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल जिन ऑर्बिट में होगा, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। नहीं आया, देख लो ना, यहां से क्या मिल रहा है, 2 पाई, ये लगा इधर, और यहां स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस कि नहीं। तो ऐसे होता है कि इसमें कुछ वेव्स बनते हैं, ऐसे वेव्स बनते हैं जिसमें ये सेटिस्फाई होगा कि एम वी आर एन एच बाई 2 ये एन, और यहां एच बाई क्या हो, एम वी लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, वही लैम्डा है ना। वो एन टाइम्स लैम्डा अगर है तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दूसरे में रिवॉल्व, उसी से रिजल्ट आया।
कि नहीं। थर्ड उन्होंने क्या कहा, उन्होंने थर्ड ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन भी करेगा, लेकिन कब करेगा, जब वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और उसकी एनर्जी है मान लो E2, अब वो इसमें जंप किया, यहां पर एनर्जी क्या है E1, तो जो E2 और E1 का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, यही एक क्वांटा या फोटॉन के फॉर्म में यानी एच न्यू या यही एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में रेडिएशन होगा, यानी जो लैम्डा है वो एच बाई डेल्टा ई रहेगा। और डेल्टा ई क्या है, दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस है। तो ये एक डिफिनिट लाइन ही देगा, एक डिफिनिट वेवलेंथ ही एमिशन करेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। यानी यहां से यहां हो सकता है, या यहां से यहां हो सकता है, या यहां से यहां हो सकता है। तो हर एक अलग अलग केसेस में अलग अलग वेवलेंथ, जैसे मान लो ये लैम्डा 1, यहां से लैम्डा 2, यहां से लैम्डा 3, इस तरह का एमिशन ही पॉसिबल है। तो क्या मिलेंगे, केवल डिफिनिट लाइनें ही मिलेंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों चीजें हो गई, एक तो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं किया, तो वो अब न्यूक्लियस के पास जाएगा ही नहीं। और जब कभी ये हायर से लोअर में जंप करेगा तभी रेडिएशन करेगा, अदरवाइज कभी रेडिएशन। तो अगर ऐसा कभी हो कि वो किसी कारण से हायर एनर्जी से लोअर में जाए, तब डिफिनिट स्पेक्ट्रल लाइन ही मिलेगी, और वही क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लिखिए थर्ड लिखो, इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी only when it jumps from any higher energy state ब्रैकेट में लिखो स्टेशनरी ऑर्बिट, एनी हायर एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी स्टेट in the form of single photon या क्वांटा लिख सकते हो। दैट इज ये होगा E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, या E2 माइनस E1 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, या आप चाहे तो ई इनिशियल और ई फाइनल ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल से फाइनल के लिए। तो ये होगा, फिगर उगर बनाया था पीछे वाला कि नहीं है, स्टेशनरी ऑर्बिट का, तो यही था, ये बना लो कि एल एम ऐसे था, ये एन इक्वल टू 1 है, यही एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 3, ये सब बहुत यूज करेंगे बार बार। जितने ही रिजल्ट है यही मेन रिजल्ट हैं, इन्हीं को लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में है। ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नहीं, याद है ना। तो एनर्जी, रेडियस, ये सब का कैलकुलेशन भी याद होगा कि नहीं याद है? कर लोगे ना। कितना होगा हाइड्रोजन एटम में बोर रेडियस, एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट का, सेकंड का
कैसे, कोई जनरल थ्योरी रिजल्ट है? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कि नहीं? तो एन स्क्वायर माने 2 के लिए 2 स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 स्क्वायर 16 टाइम से, तो रेडियस आते जाएगी। क्या जाएगा? रेडियस आता जाएगा। फिर हर ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है वो निकाल लोगे, और जब ऑर्बिट की एनर्जी निकल आएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन भी होगा वो भी निकल आएगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या जो बोर्स मॉडल था उसके अकॉर्डिंग, कि नहीं? तो इसी मॉडल के बेसिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइट एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये जो रिजल्ट है इसका कुछ लिमिटेशन है। ये बड़े न्यूक्लियाई के एटम को या उसमें स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइट जो आयन थे, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, इनका एक्सप्लेनेशन तो बहुत इजीली दे दिया, लेकिन जो बाकी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसका नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए। और भी कुछ इसमें इफेक्ट दिखाई देते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं, जैसे एक स्पेक्ट्रल लाइन की जगह कई स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। तो पहले हेडिंग डाल लो एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लेंगे, ये है न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस है। तो अगर वो एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर क्या है? तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जेड क्या होते हैं? नंबर ऑफ। तो यहां पर चार्ज कितना होगा? जेड इंटू ई, चार्ज न्यूक्लियस कितना होगा? जितने प्रोटॉन्स है, और कितने प्रोटॉन्स है? जितना उसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर अगर हमने जेड लिखा है तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑर्बिट्स है इसका, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका रेडियस सेंटर से लिया जाता है, इसके सेंटर से। तो रेडियस मान लो है आर, या आर एल लिख लेंगे बाद में। एन का मतलब एनएस ऑर्बिट का रेडियस। तो अब अभी हम इसके अंदर भी और भी हो सकते थे, कि नहीं? ये एक ऑर्बिट की बात हो रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ऐसे दूसरे भी तीसरे भी बहुत सारे हो सकते हैं, कि नहीं? तो इसका रेडियस कैसे आएगा? पहले तो इसके बीच में जो रदरफोर्ड ने दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कहां से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन क्या है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कितना? एफ ई लिखते हैं उसको, एफ ई इक्वल टू 1/4π⁴ अब Q1 Q2, तो Q1 के जगह Ze, Q2 के जगह E माइनस नहीं लिया जाता, एक प्लस है दूसरा माइनस माने अट्रैक्शन, दोनों प्लस या माइनस है माने रिपल्सन। तो अपान रेडियस का स्क्वायर। तो अगर nth ऑर्बिट है तो Rn लिखे, तो ये इतना फोर्स है। ये क्या है? अभी लिखो मत, अभी लिखवाइए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसी से मिलेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m, और इसकी स्पीड क्या है? v, nth ऑर्बिट में vl लिख लो। तो
कितना सेंटीपिटल फोर्स है उसको लिखते हैं FC, सेंटीपिटल फोर्स। तो M V स्क्वायर बाई R, mv स्क्वायर बाई R। एन चाहे बार बार ना लिखो तो mv स्क्वायर बाई R लिखो, RN बाद में लिख लेंगे, NSR लिखेंगे कि नहीं। तो ये इसी से ये मिलता है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट। तो इसका मतलब FC ही FE है, तो क्या मिल जाएगा, M VN स्क्वायर बाई RN इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर। एक R हट जाएगा तो M VN स्क्वायर मिल जाएगा, उतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई RN। रेडियस मिला, यहाँ है रेडियस। तो अभी तो नहीं मिला, इसमें लगेगा बोथ सेकंड पास्टुलेट। MVR इक्वल टू क्या होता है, MVR इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। अब इसको हम स्क्वायर कर ले तो M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहां से M और V स्क्वायर लिखो तो एक M यहां नीचे लाएंगे और एक R भी स्क्वायर नीचे लाएंगे, क्या मिलेगा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पहले से है, एक M यहां से लाना पड़ेगा और R स्क्वायर यहां से लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख ले 2। तो यहाँ भी MV स्क्वायर है, यहाँ भी ये बोथ पास्टुलेट से है और ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है। दोनों इक्वेट कर लो तो क्या मिल जाएगा, देखो मिलेगा, N है, N चाहे बार बार लिखे चाहे ना लिखे, मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M और RN स्क्वायर मिलेगा। एक फिर काट दो, अब एक RN है और सारे नॉन वैल्यूज है, RN को इधर ले आओ और क्या कट जाएगा, 4 काट दो, पाई स्क्वायर है काट दो। अब RN यहां लाओगे तो RN इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो M स्क्वायर, तो पहले हम लिख रहे हैं H स्क्वायर, अब हाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बता ना, और ZE स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहां पर पाई बचा है, तो पाई M ZE स्क्वायर